समास के बारे में। और जो द्वंद्व समास है, द्वंद्व का जो अर्थ होता है वो प्रतियोगिता, प्रतिस्पर्धा, प्रतिद्वंदता और झगड़ा होता है। द्वंद्व को हम नोरा कुश्ती भी कहते हैं। द्वंद्व एक अपभ्रंश भाषा का शब्द है जिसका मीनिंग अर्थात जिसके समानार्थी पर्यायवाची होते हैं प्रतियोगिता, प्रतिस्पर्धा, प्रतिद्वंदता। अभी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये भी द्वंद्व ही है, यानी कि सरकारी नौकरी और आपकी तैयारी के बीच में द्वंद्व चल रहा है। तो दूसरी कंडीशन ये है द्वंद्व समास की। तो शाब्दिक अर्थ थे कि द्वंद्व में पूर्व और उत्तर यानी कि पहला और दूसरा पद, प्रथम अर्थात द्वितीय भी बोलते हैं, पहला व दूसरा अर्थात दोनों पद प्रधान समास ये कहलाता है। तो दोनों पद प्रधान समास कौन सा कहलाएगा? द्वंद्व समास। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसमें समास में दो शब्द होते हैं, तो जहां दोनों का ही रोल हो या दो से ज्यादा अगर है, तीन है तो तीनों का ही महत्वपूर्ण रोल हो, तो वही द्वंद्व समास की कंडीशन बनाते हैं। दोनों पद प्रधान, प्रधान मतलब महत्वपूर्ण, दोनों पद इंपोर्टेंट जिसको बोलते हैं, दोनों पद प्रधान, ये हमारा समास कहलाता है। दूसरी चीज आपको ये भी ध्यान रखना है कि यहाँ पर जब दोनों पद प्रधान हमने कहे तो यहाँ पे द्वंद्व की पहली कंडीशन बनी कि जहां दो शब्दों के बीच में, जहां दो शब्दों के बीच में प्रतियोगिता, प्रतिस्पर्धा, प्रतिद्वंदता हो, वो क्या कहलाता है? हमारा द्वंद्व समास। जैसे राम और रावण के बीच में प्रतियोगिता है, कृष्ण और कंस के बीच में प्रतियोगिता है कि झूठ जीतेगा या सच जीतेगा, तो सच और झूठ की लड़ाई। ऐसे ही कर्ण और अर्जुन के बीच में प्रतिस्पर्धा है कि कर्ण बड़ा धनुधारी है या अर्जुन बड़ा धनुधारी है। किरात यहाँ भगवान शिव को कहते हैं, किरात अर्जुन। ऐसे ही भीम दुर्योधन, भाजपा कांग्रेस, मोदी केजरीवाल, चोर सिपाही, ये सारे के सारे द्वंद्व समास के एग्जाम्पल है, द्वंद्व समास के उदाहरण हैं। क्यों है? क्योंकि दोनों पद की प्रधानता है। यहाँ राम की भी, रावण की भी, कृष्ण की भी और कंस की भी, कर्ण की और अर्जुन की। किरात कहते हैं वनेचर को, जंगली को, जो जंगल में रहता है जंगली वेश में। भगवान शिव ने किरात का वेश धारण करके अर्जुन की परीक्षा ली थी जब पाशुपत्र अस्त्र अर्जुन को दिया गया। भीम दुर्योधन के बीच में, भाजपा कांग्रेस के बीच में, मोदी केजरीवाल, चोर और सिपाही के बीच में, यहाँ पर क्या है? प्रतियोगिता, प्रतिस्पर्धा, प्रतिद्वंदता है। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो ये शब्द दिए गए हैं, दोनों का दोनों की प्रधानता है, पहले की भी दूसरे की भी, इसलिए भी द्वंद्व समास है। और चूंकि इनके बीच में प्रतियोगिता हो रही है, राम रावण कृष्ण कंस, कर्ण अर्जुन, किरात अर्जुन के बीच में प्रतिस्पर्धा है कि कौन बड़ा धनुधारी है, भीम दुर्योधन भाजपा कांग्रेस के बीच प्रतिद्वंदता है। द्वंद्वता कहते हैं हम ईर्ष्या को, वेमनस्ता को, जहाँ एक से दूसरे की जलन हो। मोदी केजरीवाल और चोर सिपाही, एक से दूसरे के बीच में प्रतिद्वंदता का भाव है। जहां दो शब्द होंगे वहां कोई ना कोई समास होगा, अगर वो दोनों शब्द ही प्रधान है तो वहां द्वंद्व समास होगा। तो एक कंडीशन तो है हमारी ये वाली। दूसरी कंडीशन है जितने भी विलोम शब्द हैं, विलोम शब्दों में द्वंद्व समास होता है। विलोम शब्द के जो उदाहरण हैं वो भी क्या है? द्वंद्व समास के। जैसे लाभ हानि, जय पराजय, लाभ हानि जय पराजय, सुख दुख, दिन रात, छोटा बड़ा, ये सब क्या है? ये सारे के सारे विलोम शब्द हैं। ये सारे क्या हैं? विलोम शब्द। तो जितने भी विलोम शब्द होते हैं उनमें भी एक दूसरे के अपोजिट होता है। लाभ हानि के अपोजिट है छोटा बड़े के, जय पराजय के, सुख और दुख के, दिन और रात के। तो इसी वजह से ये सारे के सारे शब्द विकारी शब्द हैं। ये विकारी शब्दों के बीच में हाइपन आया है यहाँ पे, इसको हम योजक चिन्ह बोलते हैं, हाइपन बोलते हैं, क्योंकि ये विकारी शब्द हैं, ये सारे के सारे संज्ञा शब्द हैं। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है। और दूसरा जो आपने दिमाग में बैठा है कि जहाँ हाइपन होगा वहाँ द्वंद्व समास होता है, लेकिन इन दोनों के बीच में हाइपन नहीं है, योजक चिन्ह नहीं है, फिर भी ये द्वंद्व समास का उदाहरण। केवल ये मान लेना कि जहाँ हाइपन का प्रयोग होगा, योजक चिन्ह का प्रयोग होगा, इंग्लिश में इसको हाइपन बोलते हैं, हिंदी में इसको योजक चिन्ह बोलते हैं। योजक चिन्ह का प्रयोग दोनों जगह होता है। अब यही भाव समास में भी होता है विकारी शब्दों के साथ, और विकारी शब्दों में द्वंद्व समास में भी होता है। लेकिन द्वंद्व समास में कुछ ऐसे भी एग्जाम्पल होते हैं जो बिना योजक चिन्ह के हैं, जैसे किरात अर्जुन और यहाँ पे कर्ण अर्जुन है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर
जो विलोम शब्द के जोड़े हैं, यानी कि जो दुनिया के जितने भी विलोम शब्द के उदाहरण हैं जो इसमें एक दूसरे के अपोजिट होता है, वे सारे के सारे द्वंद्व समास के उदाहरण हैं, क्योंकि इसमें लाभ की भी प्रधानता है, हानि की भी, और जहाँ दोनों पद प्रधान होते हैं वो कहलाता है द्वंद्व समास। अगर ये दोनों चीजें पहली और दूसरी कंडीशन समझ में आई, पहली कंडीशन ये थी कि जहाँ दो शब्द होंगे वहाँ कोई ना कोई समास होगा, अगर उन दोनों शब्दों के में प्रतियोगिता, प्रतिस्पर्धा, प्रतिद्वंदता का भाव है तो वो द्वंद्व समास होगा। ये थी आपकी पहली कंडीशन। और दूसरी कंडीशन वो थी कि अगर दुनिया का कोई भी विलोम शब्द का जोड़ा है तो वो भी द्वंद्व समास का उदाहरण होगा, क्योंकि विलोम शब्द में एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। अगर यहाँ तक चीजें समझ में आई है तो एक बार सारे स्टूडेंट ओके कीजिए, यस कीजिए। गोलू, मोहित, अवधेश, राहुल, नीलकेश, मुकेश, विपिन, सत्यम, आसाल, विशाल, विपुल, आकाश, मोनू, संगम, धर्मेंद्र, प्रवीण, प्रदीप, यश, भारती, पूजा, अश्विनी, प्रियंका, मोनू, सत्यम, राधा, पूजा, प्रीति, अतुल, शिवम, मुकेश, अश्विनी, गुंजन, अरविंद, महेश, भूपेंद्र, आलोक, आदित्य, रानी, सत्यम, राजीव, प्रतीक, बबलू, अतुल, बिंदु, बालकिशन, दीपक, मनोज, अंकित, अश्विनी, प्रवीण, प्रदीप, लक्की, उमेश, जी। क्लियर, थैंक यू। चलो जी, आज तो क्लास डिस्टर्ब हो गई थी आते ही, कम से कम 3.5 साल में ऐसा पहली बार हुआ जब माइक ने हमारे साथ खेला कर दिया। चलो दूसरा कंडीशन आपने समझा, तीसरी कंडीशन देखो क्या है। तीसरी कंडीशन है योजक चिन्ह, जहां जहां विकारी शब्द, जहां विकारी शब्द, और विकारी शब्द कौन कौन से होते हैं? संज्ञा, जो लिंग वचन काल कारक में बदल जाए, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, इन 4 शब्दों को हम विकारी शब्द कहते हैं, क्योंकि लिंग वचन काल कारक में बदल जाते हैं। तो जहां विकारी शब्द संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया के साथ योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाए, के साथ योजक चिन्ह के साथ योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाए, के साथ योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाए। कैसे करेंगे जी? संज्ञा शब्द ले लिया हमने, लड़का, लड़की, फिर हमने ले लिया माता, पिता, ये सब संज्ञा है। फिर सर्वनाम ले लिया हमने, अपना, अपना, या मैं, तू, मैं, और यहाँ ले लिया हम या आप, ले लो हम और आप। विशेषण शब्द ले लो, सुंदर, सुंदर, यश। इसके बाद क्रिया शब्द ले लो, ये बड़ा बड़ा भी विशेषण है, बड़ा बड़ा ले लो, ठीक है। हरा हरा है, ये भी विशेषण शब्द है। पीला पीला भी विशेषण है, पीला या कृष्ण और शुक्ल, ये उल्टे भी हैं और ये विशेषण भी है। कृष्ण का मतलब सांवला होता है, शुक्ल का मतलब सफेद होता है। क्रिया, पढ़ लिख, ये सब द्वंद्व समास के उदाहरण। लॉजिक को समझो शब्दों के। देखो यहाँ मैं एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, एग्जांपल किसी एक कंडीशन के 10 हो सकते हैं, 20 हो सकते हैं, लेकिन जब आपको कंडीशन समझ में आएगी वो आप हजारों की संख्या पे अप्लाई कर सकते हो। तो मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जब विकारी शब्दों के साथ में इस योजक चिन्ह का हम प्रयोग करेंगे तब वो द्वंद्व समास बनाएगा। और अविकारी शब्दों के साथ करेंगे, अविकारी शब्दों के साथ का मतलब क्या हुआ? ये धीरे धीरे, ये अविकारी शब्द है, धीरे धीरे, इधर उधर, इधर उधर। इसके बाद जल्दी जल्दी, अलग अलग या अलग थलग, अलग थलग। अब देखो ये क्या है? ये अव्ययी भाव समास के उदाहरण हैं। ये सारे के सारे क्या हैं? अव्ययी भाव समास के उदाहरण हैं। अव्ययी भाव समास। क्यों ये सारे क्या हैं? अव्ययी भाव समास। क्योंकि ये धीरे को आप किसी भी लिंग वचन में बदल नहीं सकते हो। धीरे का धीरे नहीं बना सकते, इधर का इधर या इधर नहीं बना सकते, जल्दी का जल्दी है या जल्दी नहीं बना सकते, अलग का अलग या अलग ही नहीं बना सकते, थलग का थलग या थलग ही नहीं बना सकते। ये अविकारी है। अविकारी के साथ हाइपन आ रहा है तो अव्ययी भाव समास होगा। लेकिन किसी विकारी शब्द के साथ जो कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया हो, लड़का का लड़की भी बना लेते हैं, लड़के भी बन जाता है। माता का बहुवचन माताएं हैं, अपना अपनी और अपने भी बनता है, हमसे हमारा, हमारी और हमारे भी बनता है, आपसे आपका, आपकी, आपके भी बनता है, सुंदर से सुंदरी भी बनता है, कृष्ण से कृष्णा भी बनता है, यहाँ पढ़ता पढ़ती पढ़ते भी बनता है। वो विकारी है, वो बदल रहे हैं, लिंग में भी, वचन में भी, काल में भी, कारक में भी। ये अविकारी है, ये बदल नहीं रहे हैं। तो योजक चिन्ह का प्रयोग दोनों कंडीशन में होगा, अविकारी शब्दों के साथ भी और विकारी शब्दों के साथ। विकारी शब्दों के साथ हुआ आंखें बंद, द्वंद्व समास। अविकारी शब्दों के साथ योजक चिन्ह हाइपन का प्रयोग हुआ, अव्ययी भाव समास। और यही सबसे बड़ी गलतियां आप करते हो। ये सिर्फ ये अवधारणा दिमाग में बैठा लेना या रट लेना कि जहां योजक चिन्ह हाइपन होता है द्वंद्व समास के उदाहरण है। बेटे यहाँ तो नहीं है, देखो आप इसमें कहा था योजक चिन्ह, इनमें तो योजक चिन्ह नहीं है। मैंने पूछ लिया आपसे लवकुश में समास बताओ, तो यहाँ लवकुश में कहाँ है बेटे योजक चिन्ह? लेकिन लवकुश तो उदाहरण है ना द्वंद्व समास का, क्योंकि इसमें लव की भी प्रधानता है और कुश की भी प्रधानता है, और दोनों पद प्रधान समास है,
द्वंद्व समास कहलाता है। केवल ये चीजें रट लेना कि योजक चिन्ह होता है जहाँ द्वंद्व होता है, योजक चिन्ह वाला तो अव्ययी भाव भी होता है, और बिना योजक चिन्ह वाले भी द्वंद्व समास के उदाहरण होते हैं। किरातार्जुन, कर्णार्जुन और लवकुश, कहीं भी इनमें तीनों में योजक चिन्ह नहीं है, लेकिन फिर भी द्वंद्व समास के उदाहरण हैं। तो इस तरीके से आपको रटना नहीं है, लॉजिकली समझना है कि कौन सी कंडीशन किस रूप में होगी। अगर ये तीसरी कंडीशन समझ में आई है तो एक बार ओके कीजिए, यस कीजिए। देखो जब मैं रिप्लाई करने के लिए कहूँ तो आप रिप्लाई जरूर करो, जल्दी नहीं है, मैं तो सिर्फ 100 घंटे मांग रहा हूँ आपसे, ठीक है। आपको जल्दी नहीं करना है, जल्दी जल्दी मैं पढ़ाऊंगा भी आपको नहीं है, लेकिन एक बार पढ़ने के बाद में दोबारा से लाइव में हिंदी को समय नहीं देना है। अगर यहाँ तक चीजें समझ में आए, ठीक है, एक बार सारे स्टूडेंट ओके करें जी। क्लियर, वेरी गुड, बिल्कुल, थैंक यू। चलो फोर्थ कंडीशन द्वंद्व समास की। फोर्थ कंडीशन द्वंद्व समास की, जहां जहां शब्द की आवर्ती, जहां शब्द की आवर्ती या पुनरावर्ती, बात एक ही हो, पुनरावर्ती हो, जहां शब्द की आवर्ती या पुनरावर्ती हो, केवल विकारी शब्दों की, केवल लिख ही देता हूं, जहां विकारी शब्दों की आवर्ती, जहां विकारी शब्दों की आवर्ती या पुनरावर्ती, जहां विकारी शब्दों की आवर्ती या पुनरावर्ती हो, तो वो क्या कहलाते हैं? द्वंद्व समास के उदाहरण, जैसे हरा हरा, राम राम, छोटा छोटा, जा जा, ये सब क्या है? आवर्ती कर रहे हैं। तो यानी कि ये क्रिया है, ये विशेषण है, ये संज्ञा शब्द है। सर्वनाम आ गया तू तू, ठीक है, या मैं। तो ये जो आवर्ती हो रही है वहां पे भी क्या कहलाता है? द्वंद्व समास। पांचवी कंडीशन, जहां शब्दों की अर्धावर्ती हो, अर्धावर्ती, जहां शब्दों की अर्धावर्ती हो, जहां शब्दों की अर्धावर्ती हो, तो वो क्या कहलाते हैं? जहां शब्दों की अर्धावर्ती हो, द्वंद्व समास के उदाहरण कहलाते हैं। जहां शब्दों की अर्धावर्ती हो, अर्धावर्ती जैसे चाय वाय, रोटी बोटी, पानी वानी, धागा वागा, कंकड़ वंकड़, कंकड़ वंकड़, चाय वाय, रोटी बोटी, पानी वानी, धागा वागा, कंकड़ वंकड़। तो ये सब क्या है? अर्धावर्ती, आधी आवर्ती है। आधी आवर्ती कैसे है? यहाँ चय के स्थान पर वे आया, बाकी चीजें सेम है। रे के स्थान पर वे, पे के स्थान पर वे। ऐसे ही मैं कहने लगूं भारत आरत, क्लियर? तो ये क्या है? दाल वाल, आना वाना, तो ये सब क्या है? अर्धावर्ती है। किसके उदाहरण है ये सारे के सारे द्वंद्व समास के उदाहरण है। हाँ, मेरी तबीयत ठीक है, आप टेंशन मत लेना ले, ठीक है। तो ये अर्ध आवर्ती, अर्ध का मतलब होता है आधी, आवर्ती का मतलब होता है रिपीटेशन। तो जब शब्दों के साथ बहुत सारे हम प्रयोग करते हैं शब्द, जिनको हम सार्थक और निरर्थक शब्द युग में भी कहते हैं, तो इनमें एक शब्द सार्थक है और दूसरा शब्द क्या है? निरर्थक है। तो आपको ये ध्यान रखना है, ये अपने आप में प्यारे दोस्तों सार्थक और निरर्थक शब्द युग में भी कहलाते हैं। कई बार यही पूछ लिया जाता है, सार्थक निरर्थक शब्द युग में। मैं एक ही टॉपिक के साथ कई टॉपिक आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। पूछ लेगा युग्म कहते हैं जोड़े को, निम्नलिखित में से कौन सा सार्थक और निरर्थक शब्द युग्म के अंतर्गत आता है? सार्थक का मतलब है जो अर्थ के साथ हो, जैसे चाय शब्द है, चाय का अर्थ होता है, लेकिन वाय निरर्थक है, उसका कोई अर्थ नहीं। तो निर और अर्थक, नहीं मतलब बिना, तो जो बिना अर्थ के हैं, तो इनमें एक शब्द सार्थक होता है, एक निरर्थक। तो सार्थक निरर्थक शब्द युग्म जो होते हैं वो प्यारे दोस्तों द्वंद्व समास के उदाहरण होते हैं। इस प्रकार जितने भी विलोम शब्द होते हैं द्वंद्व समास के अंदर आते हैं, ऐसी सार्थक और निरर्थक शब्द युग्म भी विलोम शब्द के अंदर आते हैं। अगर इस कंडीशन को मैं छोटे रूप में लाऊं तो मैं ये कहूंगा सार्थक निरर्थक शब्द युग्म अर्थात शब्दों का जोड़ा विलोम शब्दों की भांति, विलोम शब्दों की तरह द्वंद्व समास के ही उदाहरण बनाता है। तो ये है आपकी पांचवी कंडीशन। छठी कंडीशन क्या है हमारी? जहां दो शब्दों के
माध्यम से संबंध प्रकट हो, जहां दो शब्दों के माध्यम से संबंध प्रकट हो, जहां दो शब्दों के माध्यम से संबंध प्रकट हो वो कहलाता है द्वंद्व समास। जब से संबंध प्रकट हो क्या कहलाएगा? द्वंद्व समास कहलाएगा। जैसे भाई बहन, गुरु शिष्य, भाई बहन गुरु शिष्य, पति पत्नी, जीजा साली, भाई बहन गुरु शिष्य पति पत्नी जीजा साली, राम लक्ष्मण, भरत शत्रुघ्न। तो ये क्या है? यहाँ इन दो शब्दों के माध्यम से संबंध प्रकट हो रहे हैं, और जहाँ दो शब्दों के माध्यम से संबंध प्रकट हो द्वंद्व समास के उदाहरण है। दूसरा, इसमें भी दोनों शब्द प्रधान है। मैंने यहाँ जितने भी एग्जाम्पल लिए, चाहे मैंने चाय वाय लिया हो, हरा हरा लिया हो, राम राम लिया हो, यहाँ दोनों का ही रोल है। दोनों शब्द प्रधान है, दोनों शब्द महत्वपूर्ण है, इसीलिए द्वंद्व समास के उदाहरण है। इसमें गुरु भी और शिष्य भी, दोनों शब्द महत्वपूर्ण है, दोनों का रोल है। और ध्यान रखना है दोस्तों, गुरु शब्द में छोटा ऊ आता है। ये वाला जो हमने प्रयोग किया है ना, ये वाला, इसमें ये आधार है और छोटा ऊ है। एक ये वाला वो होता है जो रूपक में रूप में लगता है, इसमें आधार है और बड़ा ऊ है। ये ध्यान रखना, आधार है और क्या है? बड़ा ऊ है। तो ये जो गुरु शब्द है ये ध्यान रखना है, ठीक है। छोटा ऊ आता है गुरु में, तो ये वर्तनी के रूप में भी कई बार चीजें पूछी जाती है। तो ये है हमारी 6 कंडीशन। 7 कंडीशन, दो से अधिक शब्दों के बीच दो से अधिक अर्थात तीन शब्दों के योग में द्वंद्व समास होता है। योग में द्वंद्व समास होता है। कैसे होगा? आन बान तान द्वंद्व समास का उदाहरण है। तन मन धन द्वंद्व समास का उदाहरण है। लाल बाल पाल द्वंद्व समास का उदाहरण है। एनीथिंग, और भी बहुत से हैं। मन मस्तिष्क शरीर, मन मस्तिष्क शरीर, ये सब द्वंद्व समास के उदाहरण है। तो कहने का मतलब ये हुआ, जरूरी नहीं है केवल दो शब्दों में ही समास हो, ठीक है। हाँ बिल्कुल लक्ष्मण, ठीक है। अभी थोड़ा हिंदी पे फोकस करो, बाकी चीजों के बारे में बाद में सीखेंगे, बाद में बताएंगे। तो आन बान शान है, तन मन धन है, लाल बाल पाल है, मन मस्तिष्क और शरीर है। तो आपको ध्यान रखना है, मन मस्तिष्क और जो शरीर है, ठीक है, मन मस्तिष्क शरीर है, लाल बाल पाल है, तन मन धन है, आन बान शान है, ये सारे के सारे किसके उदाहरण हैं? द्वंद्व समास के। दो से अधिक अर्थात 3 शब्दों के योग में भी द्वंद्व समास होते हैं। तो केवल ये परिभाषा समास की कि जहाँ 2 शब्द होते हैं वहाँ समास होता है, ये भी अपने आप में आधी अधूरी परिभाषा है। 2 से अधिक शब्दों में भी समास हो सकता है, लेकिन वो समास भी किसका होगा? द्वंद्व समास होगा। कैसे पहचानेंगे? आन बान और शान, तो और का प्रयोग कहाँ होता है? द्वंद्व समास में। इसके बाद 8वीं कंडीशन, द्वंद्व समास में द्वंद्व समास में समास विग्रह करते समय, द्वंद्व समास में समास विग्रह करते समय और या व अथवा चय और सचय का प्रयोग किया जाता है। अगर समास विग्रह कहते हैं शब्द की छोटी से छोटी व्याख्या को, जैसे अभी हमने बहुत सारे एग्जाम्पल लिए थे और मैंने यहाँ पे प्रयोग कर लिया, माता, यहाँ पे माता और पिता, और का प्रयोग हो गया रणवीर या रणधीर, राम व श्याम, ठीक है, सीता अथवा गीता, रामाश्च और लक्ष्मणश्च। इस तरीके से ये प्रयोग होते हैं। अब देखो यहाँ पे हमने और का प्रयोग किया, यहाँ पे या का प्रयोग किया,
यहाँ पे वह का, यहाँ अथवा का, और यहाँ आदेश से च का। इस तरीके से जहाँ भी इनका प्रयोग होगा, राम है विकारी, क्या बात है, राम रामो रामा रूप नहीं चलते हैं, राम एक वचन, रामो राम, रामो रामा, रामो द्विवचन, और रामा बहुवचन में प्रयोग होता है। अब एक से एक मारती है, बताओ राजेश। ऐसे पढ़ोगे तो 2024 में जो वैकेंसी आएगी तब आपको मिठाई खिलाने का मौका मिलेगा हमें, और हम कोशिश कर रहे हैं कि आप 2023 में भर्ती हो जाओ, ठीक है। तो कई बार ना हम जहाँ सामान्य बुद्धि लगानी होती है, सामान्य बुद्धि मतलब जर्नली जो चीज़ें होती है उनमें विशिष्ट बुद्धि लगा देते हैं, साइंटिस्ट वाली बुद्धि का प्रयोग कर लेते हैं। जब भर्ती होना है आपको यूपी पुलिस कांस्टेबल में, एसएससी जीडी में, टीचिंग लाइन में, या किसी भी दूसरे एग्जाम में जो 4200 4000 4800 पे ग्रेड के जो फार्म निकलते हैं उसमें आप फार्म भरोगे, तो फिर साइंटिस्ट बनना क्यों चाहते हो, ठीक है। तो जब हमने कहा कि वे तमाम शब्द जो किसी भी लिंग वचन काल कारक का प्रभाव पड़ने पर बदलते ही ना हो, वही तो अविकारी होते हैं। अब सॉरी नहीं मांगते हैं, मैं तो समझा रहा हूँ बाकी बच्चों को आपके माध्यम से, आपने मौका दे दिया तो इसलिए बाकी बच्चों को भी तो समझ में आनी चाहिए ना चीजें, कि जो आसान चीजें होती है उसमें हमें ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है, उसमें ज्यादा दिमाग लगाएंगे तो गलत कर बैठेंगे क्वेश्चन को, इसलिए हमें हमेशा अलर्ट मोड में रह के पढ़ना है, ठीक है। चलो, नहीं बहुत अच्छी बात है। यूपीएसआई की वैकेंसी आपको ध्यान रखना है, अप्रैल 2023 में आएगी, उससे पहले नहीं आएगी। आपके पास अच्छा मौका है, आप अपनी तैयारी कंटिन्यू रखिए, क्योंकि एक बड़ी भर्ती है और एक अच्छी नौकरी है, 4200 पे ग्रेड की नौकरी है। और यूपी पुलिस कांस्टेबल जनवरी में आएंगे, ये आपको ध्यान रखना है, नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा 2023 में, ठीक है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो अपनी तैयारी रखिए। बाकी एक बार मुझे जरूर बता दीजिए कि आप जो बैच खरीदे हो ये किस किस पर्पज से खरीदे हो, एक बार थोड़ा सा मुझे भी, ताकि मैं बताता रहूँ साथ के साथ कि देखो ये क्वेश्चन उस भर्ती में आया था, ठीक है। एक बार बता दीजिए आप मुझे, थोड़ा थोड़ा, सारे बच्चे एक साथ कमेंट नहीं करेंगे, बहुत सारे बच्चे एक साथ पढ़ते हैं तो सारे कमेंट फिर मैं देख भी नहीं पाता हूँ, बहुत स्पीड के साथ निकल जाते हैं। तो एक बार जरूर बता दीजिए, सिर्फ लिखना है आपको, जिस भी तैयारी की आप कर रहे हो। मैं टीचिंग की तैयारी करो तो टीचिंग लिखोगे, यानी कि टीचर लिखोगे, और जो एसआई है तो एसआई लिखोगे, ठीक है। एमपीएसआई, यूपीएसआई, ठीक, कांस्टेबल, ठीक है, वीडियो, केवीएस स्टेनो, यूपी पीसीएस बहुत अच्छा, आरओ, ठीक है, ऑपरेटर यूपी पुलिस, यूपीएसआई, सीएसएफ, एससीएम, ठीक है, थैंक यू, यूपीएसआई, एसएससी जीडी, एमपीएसआई, यूपीएसआई, एमपी पटवारी, टीचर, ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है, छत्तीसगढ़ टीचर भर्ती, वेरी गुड, आरओ बहुत बढ़िया। देखो आरओ की मस्त नौकरी है, और आपको तो मैं दिल्ली के चक्कर में नहीं जा पाया, मैं 2 बार सिलेक्शन लिया हूँ आरओ में, लेकिन मुझे लग रहा है कि अब धीरे धीरे कि मुझे अपनी जो टीचिंग लाइन छोड़ के दूसरी लाइन में मुझे चला जाना चाहिए, क्योंकि एक लंबा समय हो गया टीचिंग में, मैं भी थोड़ा थोड़ा बोर होने लगा हूँ। वेरी गुड, इलाहाबाद हाई कोर्ट, ठीक ठीक ठीक, वेरी गुड, ये ठीक है, बिल्कुल बहुत बढ़िया, चलो जी, थैंक यू, वेरी गुड, ठीक ठीक, वेरी गुड, फॉरेस्ट गार्ड, ठीक ठीक ठीक, थैंक यू, ठीक ठीक, चलो जी। यानी कि कुल मिला के ये है हिंदी स्पेशल बैच, जिस पर्पज से हमने बनाया था, और इसमें जो हमने सिलेबस रखा है 50 टॉपिक जो रखे हैं, वो 50 टॉपिक आपकी सारी भर्तियों की जिनकी भी आप तैयारी कर रहे हो सबके हैं। लेकिन ध्यान रखना है दोस्तों आपको, देखो पढ़ना तो हमें सारा ही है लाइफ में, ऐसा तो नहीं है कि हम एक बार ही भर्ती होंगे और एक बार ही एग्जाम देंगे। एक बार भर्ती होने के बाद भी आप इसी तैयारी के साथ कंटिन्यू आगे भी फाइट करोगे बड़ी भर्ती के लिए, तो पढ़ना हमें सारा ही पड़ेगा। लेकिन फिलहाल जो आपको फोकस करना है वो फोकस अपने सिलेबस पे करना है। हिंदी स्पेशल या कोई भी कैरियर पर जितने भी स्पेशल बैच आते हैं उसमें हम टोटली सिलेबस कराते हैं 2023-2022 में होने वाले तमाम एग्जामों को ध्यान में रखकर, ठीक है। तो दूसरी चीज आपको ये ध्यान रखना है कि आपका जो सिलेबस है वो भी हम डालते हैं। मान के चलो कोई जो पुलिस की तैयारी कर रहा है तो पुलिस का सिलेबस आपको पता होना चाहिए, कोई टीचिंग लाइन से है तो टीचिंग का सिलेबस पता होना चाहिए, आरओ की तैयारी कर आरओ का पता होना चाहिए, और उन टॉपिक पे ज्यादा फोकस करना है, उन टॉपिक को ज्यादा 2 बार उन क्लासों को सुनना है जो आपके सिलेबस का एक बड़ा हिस्सा, तो वो आपको जरूर ध्यान रखना है, ठीक है। चलो, तो ये क्या थे हमारे द्वंद्व समास में समास विग्रह करते समय हम किसका प्रयोग करेंगे, और का प्रयोग करेंगे, या का, वे का, अथवा का, छह का और सच। इसका प्रयोग केवल संस्कृत में होता है। हम देखिए संस्कृत के समास विग्रह, इनका प्रयोग केवल हिंदी में होता है, ये ध्यान रखना, क्लियर। विशिष्ट हिंदी क्या होती है, विशिष्ट हिंदी यही है जो आप पढ़ रहे हो, जो हर एग्जाम में काम आती है, उसको विशिष्ट हिंदी कहते हैं, ठीक है। हाँ, एक सामान्य हिंदी है, सामान्य हिंदी के अंदर क्या है, हिंदी ग्रामर का रोल और काव्य का रोल है। विशिष्ट हिंदी के अंदर हिंदी के सारे सेक्शन आ जाएंगे, सारे पार्ट्स आ जाएंगे। अब तय आपको करना है कि आपके सिलेबस में हिंदी के अलग अलग सेक्शन है कि नहीं है, ठीक है। चलो, कितने हो गए हमारे, 8 पॉइंट हो गए। 9वां पॉइंट देखिए, 1 से 10 तक की, 1 से 10 तक की तथा 1 से 10 तक की तथा 20, 1 से 10 तक की तथा 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100, 1000, 1 लाख, 1 लाख, 1 करोड़, 1 लाख, 1 करोड़, 1 करोड़ संख्याओं को छोड़कर, 1 करोड़ संख्याओं को छोड़कर, 1 लाख 1 करोड़ संख्याओं को छोड़कर बाकी सभी संख्याओं को छोड़कर बाकी सभी
बाकी सभी संख्याओं में को छोड़कर बाकी सभी संख्याओं में द्वंद्व समास होता है। बाकी सभी संख्याओं में द्वंद्व समास होता है। कैसे? जैसे यहाँ शब्द पूछ लिया 10 20, 10 10, 12 15, 25 25, 92, 101। इन सब में क्या है? द्वंद्व समास है। कैसे है द्वंद्व समास? देखो, समास विग्रह करेंगे तो क्या होगा? 10 और 20। यहाँ क्या होगा? 10 व 10 या 10 और 10। यहाँ क्या होगा? 10 और 2। यहाँ क्या होगा? 10 और 5। यहाँ क्या होगा? 20 और 5। यहाँ क्या होगा? 90 और 2। 90 और 2 92। अब ये जो आपके दिमाग में बैठा हुआ था कि संख्यावाची शब्द जहाँ पहला होता है सारे द्विगु समास के उदाहरण होता है, ऐसा नहीं है। यहाँ ये जो 12 है, 15 है, 25 एनीथिंग कुछ भी हो, कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मैं शब्दों में लिखूंगा, ये तो यहाँ मैंने अंकों में लिखा हुआ है, अगर मैं यहाँ पर इस रूप में लिख दूं, ये जो 11 से लेके 19 तक, 21 से लेके 29 तक, 31 से लेके 39 तक, 41 से लेके 49, 51 से लेके 59 और 61 से लेके 69 और 71 से लेके 79 और 81 से लेके 89 और 91 से लेके 99 तक की सभी संख्याओं में की सभी संख्या जब अंकों में लिखी हो, जब अंकों में लिखी हो, तो ये सारे द्वंद्व समास के उदाहरण। जैसे मैंने 11 से लेके 19 तक क्या लिख लिया? मैंने 12 लिखा, 15 लिखा। फिर मैंने 21 से लेके 29 क्या लिखा? 25 लिखा। फिर मैंने 91 से लेके 99 में क्या लिखा? 92 लिखा। तो जब हम ये लिखेंगे, मान के चलो 51 दे दिया उसने, और 51 में क्या कहेंगे? 50 और 1 51। एक तो आप इनसे पहचान सकते हैं कि जो हम समास विग्रह कर रहे हैं, तो समास विग्रह करते समय इनमें और का प्रयोग हो रहा है, वह का प्रयोग हो रहा है, और जहां और आता है वे द्वंद्व समास के उदाहरण होते हैं। क्लियर? ये लास्ट कंडीशन है द्वंद्व समास की, और यही पूछी भी जाती है, क्योंकि सारे बच्चों को पता है कि संख्या जहाँ होती है वो द्विगु होता है, लेकिन संख्या वाले तो द्वंद्व के भी उदाहरण होते हैं। अब 1 से 10 तक का छोड़ने का मतलब क्या है? जैसे एक मत अपने आप में द्विगु का उदाहरण है, दो पैर द्विगु का उदाहरण है, ठीक है? ऐसे ही, ठीक है, 10 दिशा द्विगु का उदाहरण है। तो 1 से 10 तक की संख्या अगर पहले शब्द के रूप में आती है तो वो द्विगु का एग्जाम्पल बनाएंगे। और ये जो 20 है, 20 आदमी, 30 पेन, 40 शर्ट, 50 छात्र, 60 महिलाएं, 70 सैनिक, 80 व्यक्ति, ठीक है, 90 लोग, ये सब द्विगु के उदाहरण बनेंगे। अगर ये संख्याएं अंकों में पहले शब्द के रूप में आती है किसी दूसरे शब्द के साथ, तो द्विगु का एग्जाम्पल बनाएगी। लेकिन अगर ये 11 से लेकर 19 तक आती है, 21 से लेकर 29 तक को लिखा, मान के चलो इसमें 25 लिखा, 26, 27, 28 लिखा, मैं शब्दों में इसलिए नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि उसमें ज्यादा समय लगेगा। तो यहाँ जैसे 10 और 20 दे दिया तो ये भी द्विगु का उदाहरण है, लेकिन 10 पेन दे दिया तो द्विगु का होगा। तो 10 और 20 दे दिया द्वंद्व समास है, 10 10 दे दिया तो द्वंद्व समास है, और 10 व्यक्ति दे दिया तो द्विगु का उदाहरण हुआ। पहला पद संख्यावाची, दूसरे पद की प्रधानता 10 व्यक्ति को बताएगा ना। और 10 10 क्या है? 10 व 10, 10 और 10, तो या 1 और 2। तो आपको ये ध्यान रखना है 1 और 2 भी क्या है? 1 2, ये भी जब दोनों पदों की प्रधानता होगी, इसकी भी और इसकी भी, जब इस 10 की भी प्रधानता होगी तभी तो 12 बना। जब 10 5 और 10 भी कह सकते हैं, और 10 और 5 भी कह सकते हैं, बात ही है। 10 और 5 भी 15 होते हैं, 5 और 10 भी 15 होते हैं। तो ये जो 15 है, केवल 15 शब्द इस तरीके से लिखा आता है। अब मान के चलो 15 शिक्षक लिखा आ गया तो वो द्विगु का उदाहरण बनेगा, लेकिन केवल 15 है तो द्वंद्व समास का उदाहरण है। समास विग्रह क्या करोगे? 10 और 5 15। अगर चीजें समझ में आ गई है, ये नो की नो कंडीशन जो कि प्यारे दोस्तों द्वंद्व समास की थी, तो एक बार सारे स्टूडेंट ओके कीजिए, यस कीजिए। अगर यहाँ तक ये चीजें समझ में आ गई है तो एक बार सारे स्टूडेंट ओके कीजिए, यस कीजिए। बात समझ में आई जी? बहुत बढ़िया। तीसरा समास है परमधार्य समास। क्या खासियत है? उत्तर द्वितीय, उत्तर द्वितीय,
दूसरा पद उत्तर द्वितीय, दूसरा पद उत्तर द्वितीय, दूसरा पद प्रधान समास। एक तो कंडीशन ये हो गई हमारी। दूसरी कंडीशन हो गई विशेषण विशेष्य समास। दूसरी कंडीशन क्या है? विशेषण विशेषण विशेष्य समास। तीसरी कंडीशन क्या है? उपमान उपमेय समास, 20 का नाम है। चौथी कंडीशन क्या है? गुण गुणी समास भी इसको कहा जाता है। ये इसके और नाम है। प्रधान क्या है? कल भी बताया था। प्रधान मतलब होता है इंपोर्टेंस, महत्वपूर्ण, वीआईपी। समास में दो शब्द होते हैं। ये तो पहला पद प्रधान होता है, अब यही भाव। पहला पद वीआईपी है, दूसरा पद सामान्य है। जैसे आप लोग सारे सामान्य हो, मैं भी सामान्य हूँ, लेकिन जब किसी बड़ी पोस्ट को पालेंगे, एसडीएम डीएम बन जाएंगे तो वीआईपी हो जाएंगे। तो कहने का मतलब जब दो चीज हो, दोनों में से कोई एक चीज ज्यादा अस्तित्व रखती हो, उसको प्रधान कहते हैं। जैसे आपके घर में बहुत सारे मेंबर है, लेकिन सबकी नहीं चलती है, किसी एक की चलती है, तो वो आपके परिवार का मुखिया है, वो आपके परिवार का वीआईपी आदमी है, वो आपके परिवार का प्रधान है। ऐसे गाँव के प्रधान होते हैं, ठीक है, ऐसी सोसाइटियों के प्रधान होते हैं, ऐसी कमेटियों के प्रधान होते हैं, ऐसे विद्यालय में प्रधानाचार्य प्रधान होता है विद्यालय का। क्लियर? तो आपके घर पे आपकी मम्मी प्रधान हो सकती है, अगर चलती है आपकी मम्मी की, या फिर आपके पापा की चलती है तो आपके पापा प्रधान है। और पापा मम्मी में से किसी की नहीं चलती, दादा है तो दादा प्रधान है। और कई बार तो ये देखने में आया है कि घर में आदमी रहते हैं कोई और चलती किसी और की है। कहीं नानी चला रही होती है तो कहीं साली चला रही होती है, तो वो तय करना है कि घर में चल किसकी रही, सब बात किसकी मानी जाती है, तो वो आपके घर का प्रधान हो गया। ऐसे ही यहाँ जो दो शब्द हम लेते हैं, उनमें से चल किस शब्द की रही है, तो वो क्या कहलाता है? आशीष, प्रधान कहलाता है। तो उत्तर पद, द्वितीय पद, दूसरा पद प्रधान होता है। एक तो आपको ध्यान रखना है, विशेषण विशेष्य समास इसको कहा जाता है। क्यों कहा जाता है विशेषण विशेष्य समास? देखो, जैसे यहाँ शब्द आ गया महात्मा, क्लियर? ऐसे यहाँ शब्द आ गया पीताम्बर, यहाँ शब्द आ गया कृष्ण सर्प। अब इसमें बाद वाला शब्द प्रधान है। कौन सा शब्द प्रधान है? बाद वाला। ये महानता किसकी बताई जा रही है? आत्मा की। ये पीत पीला, ये पीलापन किसमें? अंबर, वस्त्र में। ये कृष्ण सावलापन किसमें है? सांप में। तो ये बाद वाला पद प्रधान हुआ, ये अंबर पद प्रधान हुआ, ये आत्मा पद प्रधान हुआ। तो ये विशेषण है, ये विशेष्य है। इनमें पहला पद विशेषण के रूप में आया, दूसरा विशेष्य। विशेष्य उसे कहते हैं जिसकी विशेषता बताई जाए। जैसे मोटा आदमी, तो ये जो मोटा है ये विशेषण है, ठीक है। और आदमी जो है, ये जो आदमी है, ये आदमी जो है वो विशेष्य। ये मोटा आदमी का बताया जा रहा है, इसी वजह से इसको लंबा आदमी, पतला आदमी। ऐसे उपमान उपमेय समास भी इसको कहा जाता है। जैसे चंद्र मुख, देहे लता, कनक लता, कमल नयन। तो यहाँ चंद्र क्या है? उपमान और मुख उपमेय है। क्लियर? लता उपमान है, देह उपमेय है। यहाँ लता उपमान है, कनक उपमेय है। यहाँ कमल उपमान है, नयन उपमेय है। तो जब दो शब्द उपमान उपमेय के रूप में हो, उपमान उसे कहते हैं जिससे तुलना की जाए, जो प्रकृति है, जो प्रकृति है, जो नेचर है, गॉड गिफ्टेड है, जिसकी पहले से प्रसिद्धि है, तो उपमान है जिससे तुलना की जाए। और जिसकी तुलना की जाए, जिसकी तुलना की जाए वो उपमेय है। तुलना किसकी हो रही है? मुख की। किसके साथ? चंद्रमा के साथ। तुलना किसकी हो रही है? देह, शरीर की। देह शरीर को कहते हैं। किसके साथ तुलना हो रही है? लता, बेल के साथ। यहाँ बेल के लता के साथ किसकी तुलना हो रही है? कनक की। यहाँ नयन की तुलना किसके साथ हो रही है? कमल की। तो ये उपमान उपमेय हुआ। तो मैंने ये कहा कि बहुव्रीहि समास के जितने भी एग्जाम्पल हैं, वे या तो पहले द्विगु के एग्जाम्पल थे या कर्मधारय के थे, बाद में जाके बहुव्रीहि समास बना। बहुव्रीहि समास का खुद का ऐसा कोई एग्जाम्पल है ही नहीं जो अपना हो, वो सारा द्विगु कर्मधारय से उठा है। तो इसीलिए पीताम्बर में यहाँ कर्मधारय समास इसलिए है क्योंकि ये विशेषण विशेष्य का उदाहरण है, और विशेषण विशेष्य समास कर्मधारय कहते हैं। पीताम्बर में तत्पुरुष समास इसलिए है क्योंकि उसमें बाद वाला पद प्रधान है, अर्थात अंबर प्रधान है। और पीताम्बर में बहुव्रीहि समास इसलिए है क्योंकि पीताम्बर भगवान श्री कृष्ण को, विष्णु को कहा जाता है। तो पीताम्बर तीनों का उदाहरण है। अब ऑप्शन में कर्मधारय भी है। पीताम्बर देख के पूछ रहे हैं आपसे कि पीताम्बर बताइए, पीताम्बर में कौन सा समास है। ऑप्शन में कर्मधारय भी है, तत्पुरुष भी, बहुव्रीहि भी है। तो जब तक ऑप्शन में बहुव्रीहि है तो राइट आंसर बहुव्रीहि होगा। जब ऑप्शन में बहुव्रीहि नहीं है तो राइट आंसर कर्मधारय होगा। और जब ऑप्शन में कर्मधारय नहीं है तो पीताम्बर में तत्पुरुष समास होगा। बात समझ में आई? तो इसीलिए दोस्तों आपको ध्यान रखना है, इसको क्या कहते हैं? गुण गुणी समास भी इसको कहा जाता है। गुण गुणी का मतलब क्या होगा? वीर पुरुष। क्या आ गया? वीर पुरुष, वीरांगना स्त्री,
साहसी योद्धा, कर्मठ नेता, ईमानदार शिक्षक, होनहार छात्र। इनमें प्यारे दोस्तों ये वीरता जो है ये गुण है, और ये किसके अंदर है? पुरुष के अंदर। ये गुण गुण उसे कहते हैं जिसके अंदर वो गुण पाया जाता है। देह शरीर को कहते हैं, लता बेल को कहते हैं। तो देह लता क्या हुआ? लता के समान शरीर है। लता था तो बेल क्या है? जमीन में मान के चलो आज बीज डाला, 10-15 दिन के बाद अंकुरित होगा, 1 महीने के बाद पौधे का रूप लेगा, तो फिर धीरे 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 फैलने लगती है। तो कहीं पे सुकड़ जाती है बेल, कहीं पर फैल जाती है, सुकड़ जाती है, फैल जाती है। ऐसे हमारा शरीर है। नीचे पैर के पास से देखेंगे जहाँ पंजा है वहाँ सुकड़ा हुआ है, घुटने के से पहले फिर फैला हुआ है, घुटने के पास जाके फिर सुकड़ जाता है, जांग के पास आके फिर फैल जाता है, जहाँ बेल्ट बांधते हैं फिर सुकड़ जाता है, पेट के पास आके फिर फैल जाता है, फिर सुकड़ जाता है, पेट से ऊपर छाती के पास आके फिर फैल जाता है, यहाँ से फिर सुकड़ जाता है और यहाँ से आके फिर फैल जाता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो गुण वीर किसके अंदर है? पुरुष के अंदर। वीरांगना किसके अंदर? स्त्री का। साहस किसके अंदर है? योद्धा। कर्मठता किसके अंदर है? नेता। ईमानदारी किसके अंदर है? शिक्षक। होनहार कौन है? छात्र। होनहार कौन है? छात्र हैं। तो इसीलिए आपको ये ध्यान रखना है दोस्तों, गुण गुणी, उपमान उपमेय और विशेषण विशेष्य समास है। क्लियर? गुण गुणी, उपमान उपमेय और विशेषण विशेष्य समास है। क्लियर? इसके बाद एक कंडीशन और है, पांचवी। वो पांचवी कंडीशन क्या है? समास विग्रह करते समय, समास विग्रह करते समय इसका प्रयोग करेंगे। समास विग्रह करते समय यहाँ प्रयोग होगा समान का, रूपी का, तुल्य का, इव का, जैसा, जैसी, इनका प्रयोग हम समास विग्रह करते समय करेंगे। कैसे? और एक करते हैं जो का। ये किसका प्रयोग करते हैं? जो का प्रयोग करते हैं। ये ध्यान रखना है, ये आपके लिए बहुत बड़ी चीज है। तो जहां भी समास विग्रह में समान, रूपी, तुल्य, इव, जैसा, जैसी, जो दिखाई दे वो सारे के सारे इसी के उदाहरण होते हैं। जैसे यहां हमने शब्द ले लिया पीतांबर, क्या लिखेंगे? पीला है वस्त्र जो, ये उदाहरण हुआ हमारा कर्मधारय का। ठीक है? ऐसे दूसरा लिया वचना अमृत, ये क्या है? वचनामृत क्या है? वचन रूपी अमृत, वचन रूपी अमृत, वचनामृत। तीसरा वचन रूपी अमृत, वचनामृत। ऐसे ही कमल नयन, कमल ये समान नयन। तो यहाँ पे ऐसे ही घनश्याम, घन इव श्याम, घनश्याम। चंद्रमुख, चंद्रमा के जैसा मुख। तो मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसमें यहाँ हमने जो का प्रयोग किया, यहाँ रूपी का प्रयोग किया, यहाँ समान का प्रयोग किया, यहाँ यू का प्रयोग किया, यहाँ जैसे का प्रयोग किया। ऐसे तुल्य है। ठीक है? तो आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ चंद्रमा के समान, चंद्रमा के समान क्या है? मुख। इसमें जैसा आ गया। घन कहते हैं बादल को, बादलों के समान काला, श्याम मतलब काला। कमल के समान नेत्र, वचन रूपी अमृत, पीला है वस्त्र जो। क्लियर? और पीले वस्त्र वाला वो बहुवीरी कहलाएगा। वो थर्ड पर्सन को बता रहा है, पीले वस्त्र वाला, पीला है वस्त्र जिसका थर्ड पर्सन। और पीला है वस्त्र जो, अगर जो आया तो ये एग्जाम्पल केवल और केवल बना कर्मधारय का। तो ये है समास विग्रह किसके? कर्मधारय का। तो कर्मधारय के ये समास विग्रह है, कर्मधारय के पास समास विग्रह इस रूप में होगा। वो दोनों ही दे सकता है, वो शब्द दे के भी पूछ सकता है ये वाले कौन सा समास है, और समास विग्रह दे के भी पूछ सकता है। तो जब भी समास विग्रह में जो दिखाई दे, रूपी दिखाई दे, समान दिखाई दे, इव दिखाई दे, जैसा दिखाई दे, तुल्य दिखाई दे, तो आंखें बंद कर्मधारय समास। अगर आंखें खुली रह गई, जैसे रोहित की आंखें खुली रहती है, ठीक है, तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है? तो ये समान, एव का मतलब होता है ही। एव संस्कृत का शब्द है, हिंदी में इसको ही कहते हैं, एवं को। ठीक है? किसने पूछा? चलो जी, प्रभुनाथ ने।
समान रूपी तुल्य इव जैसा जैसी जो जहां दिखाई दे आंखें बंद। ये 5 कंडीशन थी आपकी कर्मधारय समास की। अगर यहाँ तक चीजें समझ में आए तो एक बार सारे स्टूडेंट ओके कीजिए। समय हो गया, आपका कमेंट नहीं आएगा, 9:30 तक ही कमेंट आते हैं। कोई नहीं, मैं कुछ और एग्जाम्पल ले लेता हूँ और एग्जाम्पल लेके आपको बता देता हूँ। देखो जी, यहाँ पे आ गया सुंदर स्त्री, शैतान छात्र, नटखट बालक, ठीक है, जहरीला सांप। ये सारे कर्मधारय के उदाहरण हैं। ये सारे के सारे किसके उदाहरण हैं? कर्मधारय के। विशेषण विशेष्य हैं, सारे क्या है? विशेषण और विशेष्य हैं, ठीक है। ये पहली कंडीशन के। दूसरी कंडीशन देखो क्या है? गजगामिनी, मर्गनयनी, मुखचंद्र। ये तो थे सारे विशेषण और विशेष्य के उदाहरण। इनमें एक शब्द विशेषण है, दूसरा विशेष्य है। विशेष्य बाद में भी हो सकता है और विशेष्य पहले भी हो सकता है। ये सारे के सारे जो उदाहरण हैं ये हैं आपके उपमान और उपमेय के। उपमान, उपमान और उपमेय, ये किसके उदाहरण हैं? ये उपमान और उपमेय के उदाहरण हैं। क्लियर? गजगामिनी, मर्गनयनी, मुखचंद्र, उपमान और उपमेय। क्लियर? इसके बाद तीसरे एग्जाम्पल देखिए। तीसरा क्या है? गुणगुणी। गुणगुणी में क्या है? उत्तम विचार, स्वादिष्ट खाना, अच्छे लोग। ये किसके उदाहरण हैं? ये गुणगुणी के उदाहरण हैं। ये किसके उदाहरण हैं? गुणगुणी के। ऐसे ही आपको ये ध्यान रखना है दोस्तों, ये जरूरी नहीं है जैसे पुरुषोत्तम शब्द आ गया या नरोत्तम शब्द आ गया, इसमें पहले विशेष्य है और बाद में क्या है? विशेषण है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो ये पुरुष है, ये पुरुष क्या है? विशेष्य। किसे कहते हैं विशेष्य? जिसकी विशेषता बताई जाए, जिसकी विशेषता बताई जाए। और विशेषण क्या है? उत्तम। उत्तम क्या है? ये विशेषण है। तो विशेष्य पहले भी हो सकता है, कठोर हाथ का हो या हाथ कठोर का हो। विशेषण क्या है? विशेषता को बताने वाला, विशेषता को बताने वाला। विशेषता को बताने वाला क्या है? विशेषण है। विशेषता को बताने वाला क्या है? विशेषण। तो विशेष्य क्या है? जिसकी विशेषता बताई जाए, विशेषता को बताने वाला। क्लियर? तो आपको ध्यान रखना है जी। कहां से पढ़ा रहे हैं जी? लाइन से पढ़ा रहे हैं? चलो, तो यहाँ ही क्या हुआ? सुंदर स्त्री, सुंदरता किसमें? स्त्री में। शैतानी किसमें? छात्र में। नटखटता किसमें? बालक में। जहरीलापन किसमें? सांप। इनमें पहला शब्द सब में विशेषण है, दूसरा विशेष्य। अरे सांप की विशेषता बताई जा रही है, नहीं सांप जहरीला है। इसमें यहाँ पे गजगामिनी, गज कहते हैं हाथी को, हाथी के समान चलने वाली कोई मोटी स्त्री है, उसकी चाल हाथी की चाल के समान है। मर्गनयनी, मर्ग के समान नैन वाली सीता। तो ये बहुवीरी समास का भी उदाहरण है और कर्मधारय का भी। लेकिन बहुवीरी का तब होगा ना जब ऑप्शन में बहुवीरी होगा। उसने ऑप्शन में बहुवीरी दिया ही नहीं है और पूछ रहा है मर्गनयनी में कौन सा समास है, तो आप कहोगे कर्मधारय है। क्यों? क्योंकि उपमान और उपमेय है। इसमें उपमान मर्ग है, नैन सुंदर किसके थे? मर्ग हिरण के, और मर्ग के समान नैन वाली सीता है। इसमें पहले हमने उपमेय ले लिया, बाद में उपमान ले लिया। तो ये उपमान पहले भी हो सकता है, ये बाद में भी जा सकता है, जैसे इसमें चला गया। तो यहाँ चंद्रमा प्रकृति है, ये उपमान है, तुलना तो चंद्रमा से हो रही है ना। तो जिससे तुलना हो और जिसकी तुलना हो, जिससे तुलना की जाए, जिससे तुलना की जाए वो उपमान है। और जिससे तुलना की जाए, जिसकी तुलना की जाए, तुलना किसकी हो रही है? तुलना हो रही है मुख की। किसके साथ? चंद्रमा के साथ। तो यहाँ हमने क्या किया? पहले उपमेय को ले लिया, बाद में उपमान को ले लिया। ठीक है। ऐसे ये गुण है। उत्तम क्या है? विचार है, स्वादिष्ट खाने, अच्छे लोग, पहला गुण है, दूसरा गुणी है। ऐसे यहाँ पे हमने क्या किया? विशेष्य को पहले लिया है, इस वाले विशेष्य को यहाँ पे पहले लिया है, विशेषण को बाद में लिया। पुरुषोत्तम, नरोत्तम। अब ये दोनों कर्मधारय के भी उदाहरण है, लेकिन तब जब ऑप्शन में बहुवीरी नहीं है। ऑप्शन में बहुवीरी आ गया, कर्मधारय भी है, और पुरुषोत्तम नरोत्तम पूछ रहा है, तो बहुवीरी के उदाहरण होंगे। क्योंकि पुरुषोत्तम भगवान श्री राम है, नर में उत्तम, मनुष्य में उत्तम भगवान श्री राम है, तो इसलिए पुरुषोत्तम नरोत्तम बहुवीरी के भी एग्जाम्पल है, कर्मधारय के भी एग्जाम्पल है, तत्पुरुष के भी एग्जाम्पल है। डिपेंड करता है कि वो किस कंडीशन में कौन सी चीज हमसे पूछ रहा है। हमें जो 4 ऑप्शन मिले हैं वो 4 ऑप्शन कौन से हैं। जब तक ऑप्शन में बहुवीरी है,
अगर वो दोनों शब्द मिलकर किसी तीसरे की विशेषता को बता रहे हैं तब तक वो बहुवीरी रहेंगे। और जब ऑप्शन में बहुवीरी नहीं है, वो विशेषण विशेष्य उपमान उपमेय के उदाहरण है, तो क्रमधारीय रहेंगे। और जब ऑप्शन में क्रमधारीय भी नहीं होगा तो दूसरा पद प्रधान होने की वजह से वे सारे के सारे एग्जाम्पल तत्पुरुष समास के बनेंगे। कुछ क्लियर समझ में आई? बाकी कल जो लेंगे प्यारे दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल जो लेंगे वो लेंगे हम द्विगु समास को, और ज्यादा क्लियरिटी हो जाएगी। 3 समास हमने अपने कंप्लीट कर लिए और कल पढ़ेंगे हम द्विगु समास के बारे में। कल तो सैटरडे है तो कल तो छुट्टी रहेगी, मंडे को क्लास होगी, द्विगु समास पढ़ेंगे। तब तक के लिए सभी दोस्तों को नमस्कार, धन्यवाद।